जी, ये क्वेश्चन है आपकी बुक से। एक सबसे सादा और सिंपल क्वेश्चन मैंने पिक किया। कल भी एक सवाल दिया था आपको। ये 3 सवाल इसके हमारे प्रैक्टिस फार्मूलाज की प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो वो कहता है वसीम लिमिटेड इज इंपोर्टर एंड रिटेलर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस ईयर एंड लास्ट आर सेट आउट बिलो। आपको 2017 का डाटा गिवन है और 2016 या ईयर 7 और ईयर 6 क्या दें। एसपीएल आपको दे दिया गया, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट। फिर उसने यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दे दी। ठीक होगी बात। रिक्वायरमेंट अगर पढ़े हम तो रिक्वायरमेंट में लिखा कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने कितनी रेशियो फाइंड करनी है? 5। एक जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट। लिक्विडिटी रेशियो वो तो है वो 2 ही। फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर वसीम लिमिटेड फॉर 2 इयर्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सवाल हल करते हुए मैं डिस्कस करूं। अगर यहां पर वो कहता था कि दोनों सालों को आपस में कंपेयर करो तो इसका सोल्यूशन कुछ और होता। अगर वो कहता सिर्फ रेशियो फाइंड करो तो सोल्यूशन कुछ और होगा। इस सवाल का क्यों ऐसा क्यों है, अभी हम सवाल हल करते हैं। अभी हम दोनों सालों की रेशियो को ये समझ के करने लगे हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट साल है, हमने इनको आपस में कंपेयर नहीं करना। अगर कंपेयर करना हो तो कैसे हल करना है वो बात की बात। गॉट इट। अब आए जरा, सबसे पहले उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो आपको फाइंड करनी आती है। पेपर में हल करने का तरीका कार क्या होगा? अगर वो कहता है कंपेयर करो तो क्या तरीका कार होगा? कंपेयर नहीं करेगा तो कैसे आपने हल करना है? सबसे पहले आपने लिखना है नाम बिजनेस का। वसीम लिमिटेड है, फिर आपने लिखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशियोज, जो हम काम करने लगे। ये हेडिंग देने के बाद आपने यहां पर लिखना है रेशियो का नाम, यहां पर उसका लिखना है फार्मूला, यहां पर लिखना है ईयर 7, यहां पर लिखना है ईयर 6, और अगर इसके रिमार्क्स देने हैं तो यहां पर लिखने हैं रिमार्क्स। यानी अगर 2 सालों का डाटा या 2 कंपनियों का डाटा दिया हो तो ये तरीकाकार है सवाल हल करने का कि आपने रेशियो, फार्मूला, फिर ईयर 7, ईयर 6 और फिर रिमार्क्स। रिमार्क्स थोड़े इधर लिख दिए। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो आपने हेडिंग देनी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले क्या रेशियो आती है इसकी? जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, फार्मूला एक दफा लिखना। और यहां पर है ईयर 7 के अंदर, ईयर 7 में आपने सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट उठाना है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये आपकी सेल्स है। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जीपी रेशियो आ जाएगा ईयर 7 का। फिर ये ईयर 6 की सेल्स है, ये ईयर 6 का जीपी है। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रेशियो आ जाएगी। हाँ जी जनाब, तो आ जाए कितनी जीपी है ईयर 7 का? ईयर 7 का जीपी बताएं। 405 डिवाइडेड बाय 260, 2160 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर बताएं। 18.75%। बिल्कुल इसके सामने आप ईयर 6 की कैलकुलेशन करेंगे। कितना जीपी है? 362 ओवर
रेवेन्यू कितना है 1806 मल्टीप्लाइड बाय 100 20.04%। हाँ जी जनाब, ईयर 6 के अंदर जीपी रेशियो ज्यादा है, ईयर 7 के अंदर जीपी रेशियो कम है। हालांकि ओवरऑल देखें यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 7 का ज्यादा है, लेकिन वो जो पहले वाला ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 1806 रुपए के ऊपर है और वो 2160 के ऊपर है, तो ज्यादा सेल के ऊपर प्रॉफिट है। तो जीपी रेशियो कम क्यों है सेल ज्यादा होने की वजह से, ये रिमार्क्स में कवर करेंगे, इसके ऊपर अभी बात नहीं करते। फिर वो ना अभी मैं ये चाहता हूं कि आपके फार्मूले अच्छी तरह याद हो जाए सबके, मतलब जो कल नहीं आया था उसके भी याद हो जाएगा, जो कल आया था उसके भी याद हो जाए। और ये जो पिछले 3 दिन की रिकॉर्डिंग है ये मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर किसी ने छुट्टी की हुई है या लेट ज्वाइन किया है, वो जो पहला लेक्चर हुआ दूसरा हुआ, वैसे तो पहले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो बाद में जो आज कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो वो भी पिछली रिकॉर्डिंग ले लेंगे। बेसिकली हमने फार्मूले सीखे अभी तक, सवाल अभी पहला ही कर रहे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स या रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय। अब आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दो, चाहो तो फार्मूला इधर शो कर दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर और ये है 2006 का प्रॉफिट फॉर द 53 ओवर 1806 और 9 ओवर 1806। तो क्या करेंगे जनाब, ईयर 7 का 9 है, 2160 मल्टीप्लाइड बाय 0.100 से मल्टीप्लाई किया है, इट भी 0.416%। और यहां पे प्रॉफिट कितना 53 ओवर 1806 मल्टीप्लाइड बाय, इसका कितना आंसर है 2.93%। क्योंकि बात उसके बाद कौन सी रेशियो आएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बल्कि हम इसकी एब्रीवेशन ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या फार्मूला बनता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए जी, पहली इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, जरा होश में आ जाए ताकि वो चीज आपको समझ लग जाए। यहां पर देखिएगा कि ईयर 6 की जब हम कैलकुलेशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसकी एवरेज फाइंड नहीं कर सकते। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ईयर 6 की तो एवरेज फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईयर 6 का ओपनिंग क्या होगा, ईयर 5 तो गिवन ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जो क्लोजिंग गिवन है, जो ईयर 6 का डाटा गिवन है, उसी को ही एवरेज मान लेंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नहीं करें। याद रखिए जब भी एवरेज यहां लिखा हो ना, एवरेज फाइंड करने का फार्मूला होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। अब यहां पर ईयर 6 है, अगर हम ईयर 6 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये क्लोजिंग है, ईयर 5 इसका ओपनिंग होता, ओपनिंग बैलेंस। तो ईयर 5 तो है ही नहीं। अगर ओपनिंग बैलेंस ना हो तो आप क्लोजिंग ही लिख देना जहां जहां एवरेज लिखना है। ओके, अगली बात इंटरेस्टिंग है, ईयर 7 का एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा है। तो क्योंकि इसका ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, दोनों को प्लस करके 2 पे ईयर 6 का एवरेज नहीं फाइंड कर सकते, ईयर 7 का फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इनका कंपैरिजन करना है ना,
तो वो कहता है फिर ईयर 7 का भी एवरेज फाइंड ना करो, उसका भी क्लोजिंग ले लो, ताकि दोनों का बेस सेम हो। ये लोग ईयर 6 का क्लोजिंग ले रहे हैं और ईयर 7 का एवरेज ले रहे हैं। तो अगर आपने याद रखें, अगर किसी एक साल का एवरेज फाइंड कर सकते हैं और दूसरे साल का एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, फिर दोनों की एवरेज फाइंड नहीं करेंगे। अगर दोनों की एवरेज फाइंड कर सकते हैं दोनों सालों की, फिर दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूले में एवरेज है। अब अगर उसने कहा है कि इसको तो अलग अलग अगर इंडिपेंडेंट सवाल है, तो फिर ईयर 6 का क्लोजिंग और ईयर 7 का एवरेज, अगर ये इंडिपेंडेंट सवाल है, इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, तो हम फिर ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, एक क्लोजिंग वाला इंडिपेंडेंट और एक एवरेज के साथ, ताकि आपको एवरेज फाइंड करना भी आ जाए और क्लोजिंग को कैसे लेना है वो भी फाइंड करना है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ईयर 7 की बात अगर करते हैं, वो सारे जाकर दो ना, क्या मुझे बताएं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? हर बात आपने अपने कैलकुलेटर से फाइंड करें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 इसका है और 56 इसका। हमने प्रॉफिट इंटरेस्ट तो है ही, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा है? 15 और 56। गॉट इट? चलें जी, और ये चीज आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम, रिवर्स रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये सारा इक्विटी है। हमें कैसे पता चला? ये सारा इक्विटी है। मैंने आपको कहा था जब हम इक्विटी के चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी बातें आपको क्लियर पता चल जाएंगी, और वैसे भी पेपर में वो क्लियर हेडिंग दे देता है। और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी की नजर नहीं है। इसका मतलब है यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और यही आपका इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे बताएं कि 2006 का मैं इसी के ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं 2006 का फार्मूला लगाऊंगा ना, तो उसका प्रॉफिट कितना? 56 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय ईयर 6 का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये लगेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज फाइंड नहीं किया मैंने, क्योंकि फाइंड कर ही नहीं सकते। ईयर 7 पे देखिएगा जरा, इंटरेस्टिंग है ये। ईयर 7 का फार्मूला लगेगा 15 है डिवाइडेड बाय, जरा गौर फरमाइएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसे बोलेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज इक्विटी भी यही है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यही है। वजह क्योंकि इसमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं। तो कितना आ गया इसका आंसर? 218 मल्टीप्लाइड बाय। क्यों मैं बात समझाना चाह रहा हूं कि कब एवरेज फाइंड करनी है और कब एवरेज फाइंड नहीं करनी पता चले। अगर एवरेज फाइंड कर सकते हो तो एवरेज फाइंड कर लो, अगर पिछला साल है ही नहीं तो फिर उसका, जैसे मैंने यहां पर 190 एज इट इज ले लिया ईयर 6 के अंदर, तो आपने भी क्लोजिंग एज इट इज लिखना है। बात समझ लगी? दूसरी बात जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर ईयर 6 और ईयर Y का रिजल्ट कंपेयर करना है तो फिर दोनों की एवरेज फाइंड नहीं करनी, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। तो फिर दोनों का क्लोजिंग डाटा लेंगे, चाहे आप ईयर 7 की एवरेज फाइंड कर भी सकते हो। ये तो इंडिपेंडेंट सवाल समझ के कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे। तो चले जनाब, अब अपना इसको फिल कर ले। ये जगह ये क्या था? 15 to 18 मल्टीप्लाइड बाय, इसका कितना आंसर आया? 6.88%। इसका मतलब क्या है कि हर 100 रुपया इन्वेस्ट करने के ऊपर आपको 6.88 का रिटर्न मिल रहा है। उसके ऊपर इतना रिटर्न मिल रहा है अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो। तो इसका कितना था? 56 ओवर 190 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ गया? 29.4। इस साल में बेहतर एफिशिएंसी से एफिशिएंट कैपिटल यूज किया हुआ है ईयर 6 के अंदर, क्योंकि वहां 100 रुपए के ऊपर आप 29 रुपीज अर्न कर रहे हो।
और लेकिन वहां पर 6.00, लेकिन इसकी कुछ और वजह भी हो सकती है, रीजन हम बाद में देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करने का कोई फायदा नहीं होगा, वजह क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी से भी यही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म डेट है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी रेशियो है? रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर टोटल एसेट्स। हाँ जी, ये तो 15 आ जाएगा एड्रेस, और यहां पर 56 आ जाएगा। हाँ जी, चलते हैं, अगर अपने टोटल एसेट्स देखते हैं, ये है 500 ईयर 7 में और 337 ईयर 6 के। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसके कितने हैं? 337 मल्टीप्लाई बाय। चलें जी, हमारा रिटर्न ऑन एसेट आ गया 3%, 16.61%। मतलब ईयर 7 में आप अगर 100 रुपया एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसके ऊपर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? 3 रुपए। और हर 100 रुपया इन्वेस्ट करने में ईयर 6 में कितना मिलता था? 16.61%। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म, काफी है। फिर उसने क्या, कौन सी रेशियो पूछा हमसे? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट। वो हम सवाल वैसे पेपर में आपने इसी फॉर्मेट में जाना है। आपने अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म हो गई। उसके बाद करंट लिक्विडिटी रेशियो की हेडिंग देनी है। आई कैप का जो स्ट्रक्चर होता है ना सवाल हल करने का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके सवाल को इतना साफ सुथरा शो करना, एग्जामिनर थोड़ा मेंटली तौर पर इंप्रेस हो जाता है। ये ना हो कि उसको सवाल ढूंढना पड़े कि कौन सा फार्मूला कहां लिखा हुआ है। जी, क्या फार्मूला होता है? करंट एसेट्स ओवर। लो जनाब, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं 422 और 265, और यहां पर करंट लायबिलिटीज आपको मिलेंगी 254 और 147। यहां पर डिफाइन कर देता हूं मैं आपको। इसका फार्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी 265 और 190, सॉरी नीचे है वो, मैंने इक्विटी कर 147, 265 ओवर 147। और इसका क्या होगा? 422 डिवाइड बाय 250। और ये तो पता है ना करंट एसेट्स ओवर, तो ये करंट एसेट्स का टोटल पड़ा, ये वाला टोटल कैलकुलेशन ये दिया हुआ है, और ये करंट लायबिलिटीज का टोटल पड़ा हुआ है। इनको आपस में डिवाइड कर दिए, दोनों सालों का अलग अलग। तो ये 6 में कितना आंसर आ रहा है? 265 और 147, 1.80 रेशियो 1, 1.66 रेशियो। तो लिक्विडिटी पोजीशन के साथ में बेस्ट है, ईयर 6 में या ईयर 7 में? ईयर 6 में बेहतर है क्योंकि वहां पर 1.8 रेशियो 1 और वहां 1.66.1। क्विक रेशियो भी फाइंड कर लें। क्विक रेशियो कैसे फाइंड होगी जनाब? 265 आपके करंट एसेट्स हैं, उसमें से 61 माइनस कर दें ओवर 147, और यही है ना, ये आपके स्टॉक पड़ा हुआ 1. और दूसरे साल का भी फाइंड कर लें। 422 माइनस 106 डिवाइडेड बाय 250, 1. और समझ लग रहा है या नहीं? उसे वो फार्मूला लगाए जो आंसर आता जाए। फार्मूले की प्रैक्टिस पहले ज्यादा जरूरी है, फार्मूले के बाद आगे रिमार्क्स, क्योंकि जब तक फार्मूले के ऊपर ग्रिप नहीं आएगी रिमार्क्स लिखने में परेशानी है। जी, लिक्विडिटी रेशियो हो गई हमारी। अगर आप कहते हो तो हम वहां पर आपके फॉर्मेट के अंदर जाकर लिख देते हैं।
सबसे पहले क्या आ रहा है? करंट रेशो। फार्मूला लिखेंगे पहले, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। और ईयर 7 के कितने थे करंट एसेट्स? 1 422 ओवर 254, और दूसरे के क्या थे? 140। इसका आंसर आया था 1.66, और इसका फिर हमने लिखा जी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला होता है जनाब क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में आ गया 422 माइनस 106 ओवर 254, और 265 माइनस ओवर 140। ये कितना आंसर आ गया? 1.24। और ये ओवरऑल देखा जाए तो जो दो ईयर 6 की जो रेशियो है ना, वो थोड़ी बेस्ट जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट उसने कौन सी रेशियो पूछी है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये पेपर में सवाल आया हुआ है, बस बंदे को थका देने वाला सवाल है, इसमें और कुछ भी नहीं था। वर्किंग कैपिटल रेशियो में कौन से कितने फार्मूले लगाने? एवरेज करेक्शन। तो पहले हम सबके फार्मूले लिख लेते हैं, फिर उसकी वैल्यूज लिखकर पुट करेंगे, और एंड पे हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी साथ ही आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, फिर इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम पहले फाइंड करते हैं। इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम क्या फार्मूला बनेगा उसका? एवरेज स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। फिर हम लिख लेते हैं एवरेज कलेक्शन टाइम उसका फार्मूला क्या बनता है जनाब? एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। एवरेज पेमेंट टाइम एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। हम ये सवाल इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, याद रख लें। एक एवरेज फाइंड करेंगे और एक एवरेज फाइंड हो नहीं सकता, तो जिसका एवरेज फाइंड नहीं हो सकता वो क्लोजिंग ले लेंगे एवरेज की जगह, और जिसका एवरेज फाइंड हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों को आपस में कंपेयर करना होता तो फिर याद रखें दोनों की एवरेज हो सकती है तो दोनों की एवरेज लेंगे, वरना दोनों के क्लोजिंग बैलेंस इस्तेमाल करें। जी मेरे भाई, आज मेरे इसके फार्मूलाज तो आपको अब याद है, इनकी वैल्यूज लिखते जाते हैं। जिसकी एवरेज फाइंड करनी है वो एवरेज लिखते हैं, जिसकी एवरेज नहीं फाइंड हो सकती उसको क्लोजिंग लिख लेते हैं। मैं आपको यहां पर ही सारा फाइंड करवा के ना फिर डाटा जाकर डायरेक्ट वहां पर पुट कर देंगे, बगैर फार्मूले तो हमने लिख ली है। जी जनाब, सबसे पहले होल्डिंग टाइम, कॉस्ट ऑफ सेल
ये आपके पास अवेलेबल है। और इसको डिवाइड किस पे करना है? एवरेज स्टॉक पे। वो कहां पर मिलेगा? करंट एसेट। ये पढ़ा, मिल गया दोनों। तो करो जरा, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखें एवरेज स्टॉक। ईयर 7 के अंदर तो एवरेज फाइंड हो रहा है, ईयर 6 के अंदर तो एवरेज फाइंड हो रहा। तो ईयर 6 का अगर मैं लिखूं तो एवरेज स्टॉक कितना है? 61 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। इसका आंसर तो आ गया ना हमारे पास, कितना? 15.41 डेज। इसका मतलब क्या है कि एवरेज 15.41 डेज लगाते हैं होल्डिंग टाइम में हमारा, इतने दिनों के बाद हमारा स्टॉक बिकता है। यहां पर अगर हम लिखें तो हमारे पास एवरेज स्टॉक किस तरह से फाइंड करेंगे? 106 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 2, 83.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर किसी को ना समझ लगे तो पूछ लेना, 17.3 डेज। ये ना हो कि बस चुप करके आओ जाओ खत्म। ये काम तो वैसे ही बहुत आसान सा है। हो गया? होल्डिंग डेज आ गया। कलेक्शन टाइम फाइंड करें। कलेक्शन टाइम का फार्मूला क्या है? अच्छा, कुछ ना बताया हो तो जो रेवेन्यू गिवन है सारा क्रेडिट सेल्स है। कुछ ना बताया हो तो सारा रेवेन्यू क्रेडिट समझा जाता है। तो आए जरा, आपके पास ये रिसीवेबल गिवन है नीचे, बिल्कुल उसके नीचे इन्वेंट्री के नजर आ रहे हैं। ये रिसीवेबल है, ठीक है। अब ऐसा करो कि हमारा फार्मूला क्या है? एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। तो बस काम करो फिर अपना। एवरेज डेटर Y6 के अंदर तो हमारे एवरेज डेटर है 198 ही, डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 1806 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, 40.01 डेज। ईयर 7 के अंदर तो हम पहले डेटर्स की एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज अब कैसे फाइंड करते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, ओपनिंग है 198 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर आ गया? 250 डिवाइडेड बाय उसकी सेल्स कितनी है? 2160 मल्टीप्लाई बाय 365 43.42 डे। वो बात हमें लग रही है, लेकिन अब मसला आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, एवरेज पेमेंट में चल पहले ये लिख लें, वो ऐसे किया। अच्छा, मुझे पता है होल्डिंग टाइम ईयर 7 का कितना है? होल्डिंग टाइम 17.36 डेज और 15.41 डेज। और कलेक्शन टाइम कितना है? 42 डेज, 40.01। आ जाए पेमेंट टाइम पर। ये थोड़ा सा आप जिन लोगों को आता है उससे हम हेल्प भी मांगेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सवाल है। अगर इंडिपेंडेंट सवाल ना हो तो दोनों की बेस सेम रखते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम है इसके अंदर। मुझे बताएं सबसे पहले इसका फार्मूला क्या बनता है? लिखा हुआ है एवरेज क्रेडिटर्स ओवर परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। अब आए यहां पर सवाल के अंदर, आपके पास एवरेज क्रेडिटर तो यहां से मिल जाएंगे करंट लायबिलिटी में। ये है हमारे एवरेज क्रेडिटर। ईयर 6 में एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, गॉट इट?
तो परचेज तो गिवन ही नहीं है। ईयर 6 के अंदर परचेज गिवन है। आज सवाल आपके सामने है, वैसे किताब लेकर आया करो, क्योंकि यहां पर स्क्रीन पूरी के ऊपर किताब नहीं आती, तो इसलिए ऊपर नीचे करने के बजाय यहां पर देखिए, ये कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है लेकिन आपको परचेज गिवन नहीं है। जी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है लेकिन परचेज गिवन। परचेज फाइंड एक तरीके से हो सकती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन ईयर 6 का तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज समझ लेना। याद रखो, अगर सवाल के अंदर आप परचेजेस नहीं फाइंड कर सकते, परचेज वैसे फाइंड कब कर सकते हैं मैं बता देता हूं, जब आपको गिवन हो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल गिवन, तो आप फिर परचेजेस फाइंड कर सकते हो। मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूं परचेजेस फाइंड करने का। परचेजेस इज इक्वल टू, अगर आपने परचेजेस डायरेक्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस, लेकिन ये एक ही सूरत में हो सकता है ना कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल तो है, लेकिन ईयर 6 के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो फिर अगर आप परचेजेस नहीं फाइंड कर सकते, तो ये बात मैंने आपको लिखवाई भी थी फार्मूला लिखते वक्त, तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस मान लो, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ सेल लिख लो, तो आपको फिर वो फार्मूला बन जाएगा। एवरेज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं आपको मैंने क्रेडिटर्स ये है 142, 142 डिवाइडेड बाय यही जो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ये 1444 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, कितना आ गया 35.89। और ये तो फाइंड करना तो कोई मसला नहीं है, समझना जरूरी है। दोबारा सुने, अगर सवाल के अंदर हमने परचेज लिखने लगे, परचेज नहीं थी, तो हम परचेज फाइंड करेंगे, और अगर परचेज फाइंड भी नहीं कर सकते तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ही लिख लेंगे। गॉट इट। अब ईयर 7 में आते, ईयर 7 में तो एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड, लेकिन अगर ये सवाल के अंदर एक दूसरे को कंपेयर करना होता तो फिर दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल लेनी थी, दोनों का क्लोजिंग लेना था। वो कहता ना, बताओ ईयर 6 और ईयर 7 को आपस में कंपेयर करके जवाब बताओ, तो फिर दोनों की बेस सेम लेते, फिर दोनों की जगह परचेज ना लेते बल्कि दोनों की जगह कॉस्ट ऑफ। अभी हम सवाल कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, आई का हमने जो मर्जी सोल्यूशन दिया है, लेकिन हम किस तरह से कर रहे हैं ताकि आपको एवरेज का तरीका भी आ जाए, क्लोजिंग वाले का भी पता चल जाए। तो अब अगर हम बात करें, यहां से तो परचेज फाइंड हो सकती हैं क्योंकि इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है 61 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 106, कॉस्ट ऑफ सेल भी 7 की गिवन है 1755, ऊपर बता देता हूं, ये देखिए 17। तो फार्मूला हमने अभी अभी परचेजेस का सीखा, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक 61 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 10, ये हमारी परचेज जी। क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट सेल्स तो हमारी ना वो मैं लायबिलिटी उसका रेजिस्टेंस होती है, इसकी जगह तो बैलेंस शीट में है ना, लेकिन उधर से हमारे पास क्रेडिट सेल्स क्रेडिट लायबिलिटी रिसीवेबल या क्रेडिट पेबल की तरफ बैलेंस शीट, तो इसमें हम लोग रेवेन्यू में इसको कैसे लिखते हैं, हम तो परचेज और देखें क्रेडिट सेल्स जो हमारी होती है ना वो फॉर द ईयर है। नो डाउट हमने इसको ये सीखा हुआ है कि ये समझते हैं कि क्रेडिट सेल है। अगर आप कह रहे हो कि ये तो बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए, बिल्कुल नजर आना चाहिए। ये बैलेंस शीट में किस जगह नजर आएंगे, डेटर्स के अंदर, राइट। अब हो सकता है हमारे डेटर्स के पिछले सालों के भी पड़े हो, उन्होंने अभी तक हमें पैसे ना दिए हो, बैलेंस शीट में तो वो भी आ रहे होंगे, तो हमें वहां से नहीं पता चल सकेगा कि उसमें क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्योंकि उसमें तो इस साल के भी डेटर आ जाएंगे और जो पहले वाले डेटर पड़े होंगे वो भी, और हमने लेना था क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इसमें कैश सेल्स हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं बताया तो इसको क्रेडिट सेल्स ट्रीट करना है। हमने ये समझना, अजम्पशन लेनी कि ये क्रेडिट सेल्स ही है,
ठीक होगी बात। चले जी, हमारे पास परचेज आ गई। फार्मूला क्या है? एवरेज क्रेडिटर्स। अब एवरेज क्रेडिटर भी फाइंड हो सकते हैं। 198 प्लस 142 डिवाइड बाय कितना आंसर आ गया? कितना? 178 170 ओवर परचेज कितनी फाइंड हुई? 1800 मल्टीप्लाई बाय 365 34.47। लो जनाब, आप लोगों का काम आसान हो गया। 2000 ईयर 7 का कितना है कि 1 सॉरी कितना निकाला अभी आपने? एवरेज नहीं, एवरेज क्रेडिटर्स नहीं, पेमेंट पीरियड बताएं। 34.47 डेज और ईयर 6 में कितने निकाले थे? 35.89 डेज। अच्छा, मैंने ईयर 6 के अंदर क्लोजिंग को एवरेज ट्रीट किया और ईयर 7 के अंदर एवरेज फाइंड करके सिखाया। लेकिन अगर पेपर में ये सवाल आता है तो आपने दोनों में सेम ट्रीटमेंट करनी है। दोनों में, क्योंकि अगर दोनों में एवरेज फाइंड कर सकते हैं तो दोनों में एवरेज लेंगे, और अगर एवरेज फाइंड नहीं कर सकते तो फिर दोनों में क्लोजिंग लिया करेंगे। ठीक होगी बात। ये मजीद जब ये सवाल और करेंगे तो इससे आपको ज्यादा समझ आना शुरू होगी। इसी सवाल के ऊपर अपने बेस ना बना लेना कि हमें समझ नहीं लग रही। जैसे जैसे आगे सवाल करेंगे ये चीज आपको वैसे याद हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल वो कंपैरिजन के बगैर तो सवाल देता ही नहीं है ना, कंपैरिजन के बगैर सवाल नहीं देता। चलिए जनाब, अब आप ना कैश ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड कर लें अपना। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इसी को ही कर लेते हैं यहां पर, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, इन दोनों को प्लस और इसको, तो कितना आ रहा है? 26.31 डेज 19. इसमें कौन बेस्ट है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल किसका बेस्ट है? ईयर 7 का या ईयर 6 का? ईयर 6 का। कैश ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम हो उतना फायदा हो। ओके होगी बात। इतना सा पूरा या बड़ा सवाल ये वैसे तो क्लास में नहीं करवाया जाता क्योंकि ये वैसे ही हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन ये जो 15.41 डेज है इस, अच्छा ये कलेक्शन ये वाला ये पेमेंट टाइम ये है बेसिकली। पहले हमने एवरेज क्रेडिटर फाइंड किए। ओपनिंग क्रेडिटर हमारे 142 हैं। अच्छा ईयर 6 का तो वो ये फाइंड किया हुआ है। एवरेज क्रेडिटर हमारे हैं 142 डिवाइड किया हम, एक मिनट, 142 हमारे क्रेडिटर्स हो गए। एवरेज तो फाइंड कर नहीं सकते तो क्लोजिंग को ले लिया, डिवाइडेड बाय परचेजेस भी फाइंड नहीं कर सकते तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया। क्रेडिटर्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक होगी बात। ये वेहिकल में 35.89 डेज। और बताएं अच्छा यहाँ कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही? मैं यहां पर शो कर देता हूं। ईयर 6 की कैलकुलेशन देख लें। 142 डिवाइडेड बाय 1444 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। ये हमारे पास आ जाएगा 35.8 डेज। जी नेक्स्ट, इसमें अगर कोई आपने सवाल पूछना है जो कि आपने नहीं पूछना, अगर आप आई कैप का ये सॉल्यूशन देखें तो आई कैप ने
दोनों में ही क्लोजिंग ट्रीटमेंट ली हुई है, उसने एवरेज फाइंड नहीं किया, तो इसलिए आपके आंसर में थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा, क्योंकि मैंने तो एवरेज भी सिखाना था और एवरेज के बगैर भी सिखाना था। इसलिए अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब मैंने हल नहीं करवाना, सिर्फ आपसे कंसेप्ट लेनी है कि आपका सवाल हो जाएगा तो ठीक है, फिर हम आगे चले जाएंगे। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ टू मैन्युफैक्चरर कंपनीज इन द सेम सेक्टर आर सेट आउट बिलो। आमिर है और एमओ है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस। फिर इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी गई, सारा डाटा दे दिया जनाब। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, इक्विटी, ये इक्विटी है और ये इसमें लॉन्ग टर्म लोन भी है। फिर ट्रेड पेबल, कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल, आमिर एंड एमओ। इसमें तो ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर ही खत्म हो गया, क्योंकि इसमें ना तो ओपनिंग बैलेंस है, आमिर का अलग है, एमओ का अलग है। इसमें दोनों का अलग अलग डाटा गिवन है एक ही साल का, तो इसमें सब जगह कौन सा डाटा इस्तेमाल होगा, एवरेज नहीं हो सकता। बस मुझे ना आप लोग, मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर दोनों का, आमिर का भी और एमओ का भी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बस वैल्यू फाइंड करके दे दे। बाकी ये कल ही आपने सवाल करना है, मुझे बस इसकी ये वैल्यू चाहिए इस डाटा से फाइंड करके। अपना अपना कैलकुलेटर निकाले, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस की वैल्यू। अभी नहीं, 1 मिनट ले, उसके बाद आंसर दे। थोड़ा सा मैं और ऊंचा कर देता हूं ताकि सबको क्लियर हो जी। अपने अपने कैलकुलेट को खामोशी से। अच्छा, जो लोगों ने बाद में लेक्चर लेना है उन्होंने भी अपना कैलकुलेटर निकालें और यहां से फाइंड करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट मुझे चाहिए। पता गया, फाइंड कर लिया दोनों का। तो बताएं आमिर का कितना आ रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स? 61,500। कल ना पूरी क्लास की इफ्तारी के पैसे ले आप। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो जिसने 61,500 बताया है ना, ये क्या है? प्रॉफिट। इसका इंटरेस्ट भी तो है, इसका इंटरेस्ट भी है, और हमें कौन सा फिगर चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड। अभी भी कुछ लोग जज्बात में आके गलती कर जाते हैं। कुछ लोग 61,500 में से माइनस कर देते हैं, प्लस करना है, क्योंकि माइनस तो हो गया है 61,500, मतलब ग्रॉस 90,000 में से 500 माइनस हुआ है और 49,000 में से 12,000 माइनस हुआ है। तो हमने बिफोर चाहिए, तो हमने ऐड बैक करना है। तो हम क्या करेंगे? 61,500 टैक्स तो ऐड बैक हुआ है, प्लस करेंगे 500, तो ये जो अमाउंट बनती है 62,000, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहां पर क्या करेंगे? 371,000 में 12,000 ऐड करेंगे। इसका एक और तरीका बताने लगा। अगर आप ये फिगर लो, यह है नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये फिगर लोगे तो आपने 44,895 में टैक्स भी ऐड कर दो और इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? 62,000। मतलब आप नेट प्रॉफिट की फिगर लो, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जाना तो टैक्स भी ऐड कर दो और इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, तो तब वो अमाउंट बनेगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसका फिर क्या करेंगे? अगर 270 से लेना है तो इसमें प्लस कर देंगे 100,170 और प्लस कर देंगे 12, ये 38,300।
वो बात समझ लगी ना? अच्छा, कितने लोगों के दिमाग में आया था कि इंटरेस्ट माइनस करना है? कैसे बताना? किसी के दिमाग? आपके? और तो बाकी को समझ लगी थी कि माइनस ही करना है, लेकिन बाकी को समझ ही नहीं लगा होगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। चलिए, अच्छा, किसी ने कोई और बात पूछनी है तो पूछे, वरना एक तो क्वेश्चन ये 22 आपने करना है घर से। बुक ले ली है ना सबने? नहीं भी ली तो डाउनलोड तो कर सकते हो ना। उसके बाद अगले सवाल पे देखते हैं कि अगर वो आप कर सकते हो तो कर लेंगे, नहीं तो फिर अल्फा एंड ओमेगा लिमिटेड है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ये भी दो लोग अलग अलग है। ये भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, याद रखें। जब दो कंपनीज है तो उनका अपना अपना डाटा है, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। अच्छा, ये देखें, ये चीज है इक्विटी और ये चीज है आपका लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर है ना, लॉन्ग टर्म डेट। कंप्यूट द करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ अल्फा एंड ओमेगा एंड कैरी आउट कंपैरेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन दी कंप्यूटेड रेशियो। सारी रेशियो तो फाइंड हो सकती है मेरे ख्याल में। सवाल एनालिसिस क्या करना है, वो किसकी बेस्ट है, कौन सी रेशियो किसकी बेस्ट है। ये दो सवाल आपने करके आने कल, और फिर हम इसकी रेशियो पर मजीद खुद से बातें करेंगे, कंपैरिजन कल कर लेंगे। अच्छा, आपने जवाब हरगिज नहीं देखना, वरना मैं फिर सवाल भी ऐसे देना शुरू कर दूंगा कि फिर वो जवाब देखने के काबिल भी नहीं रहोगे। ठीक है जनाब, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है।